नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनेरी क्लासेज के अंदर। आज फिर से अपन रक्त का एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो है रक्त परिसंचरण तंत्र का। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज कॉर्लैंड स्टीनर ने की थी, वो अपन ने देख ही लिया था। इसके विभाजन भी देखे थे, 4 समूह थे, ए बी और ओ। इसमें सर्वदाता कौन था, सर्वग्राही कौन था, ये सब अपन ने देखा था। तो सर्वग्राही ए बी था और सर्वदाता है वो ओ था। तो आज अपन पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। महत्वपूर्ण टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेशन। रक्त परिसंचरण तंत्र, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज है वो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने, और 1628 ईस्वी में की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने 1628 ईस्वी के अंदर की थी। फिर रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर महत्वपूर्ण 2 चीज़ें रहती है। पहली शिरा और धमनियाँ, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड जो गमन करता है वो शिराओं और धमनियों के माध्यम से करता है। तो इसके बगैर अपन ब्लड परिसंचरण तंत्र का अध्ययन नहीं कर सकते। तो पहले अपन देखेंगे शिरा और धमनियाँ। क्या देखेंगे? शिरा और धमनियाँ। तो पहले शिरा और धमनियाँ यानी कि वाइनस और आर्टरीज। शिराओं को बोलते हैं वाइनस और धमनियों को बोलते हैं आर्टरीज इंग्लिश के अंदर। तो पहले देखेंगे अपन शिराएं। शिराएं क्या होती हैं, शिराएं का कार्य क्या होता है और ये कैसे कार्य करती हैं। शिराएं हमारे शरीर के अंदर वे अंग होते हैं जो अंगों से शरीर यानी कि खून है हमारे शरीर के अंदर, जो ब्लड होता है उसे सारे अंगों से ब्लड को हृदय तक ले जाती है। यानी कि सभी अंगों से ब्लड है उसे हृदय के अंदर लेके आती है। ये कार्य है शिराओं का। किसका है? शिराओं का। तो इसका पहला पॉइंट है शिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक खून ले जाती है। यानी कि अंगों से हृदय तक सभी अंग है, जैसे हाथ पैर, सब से खून कहाँ लेके आती है? हमारे हार्ट के अंदर ब्लड को शिराएं लेके आती है। जबकि धमनियाँ हैं इसकी बिल्कुल उल्टी होती है। धमनियाँ हैं वो हृदय से विभिन्न अंगों के अंदर लेके जाती है, यानी कि हृदय से वापस सप्लाई करती है वो धमनियाँ करती है, और अंगों से हृदय तक जो सप्लाई करती है वो होती है शिराएं। महत्वपूर्ण अंतर है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इस पर ध्यान दें। शिराएं हैं वो अंगों से हृदय तक ले जाती है, यानी कि विभिन्न अंगों से हृदय के अंदर ब्लड लेके आती है, और जबकि धमनियाँ हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों तक खून ले जाती है। यानी कि हृदय से हमारे हार्ट के अंदर से ब्लड है उसको वापस सभी अंगों के अंदर लेके जाती है, वो धमनियाँ होती हैं। शिराओं में डीऑक्सीकृत खून बहता है, यानी कि डीऑक्सीकृत का मतलब होता है अशुद्ध खून। शिराओं में डीऑक्सीकृत खून बहता है यानी कि शिराओं के अंदर अशुद्ध खून बहता है। हमेशा ध्यान रखना, शिराएं आते ही ब्लड हमेशा अशुद्ध रहेगा, डीऑक्सीकृत रहेगा। और डीऑक्सीकृत का मतलब यही होता है कि उसके अंदर एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसी कारण इसको डीऑक्सीकृत बोलते हैं। डी ऑक्सीकृत के आगे डी लगने का मतलब यही होता है कि इसके अंदर एक ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसे डीऑक्सी राइबोस शर्करा अपन बोलते हैं, और एक राइबोस शर्करा होती है। तो इसमें भी यही अंतर होता है कि राइबोस शर्करा के अंदर ऑक्सीजन बराबर मात्रा में होता है, और डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये डीऑक्सीकृत का मतलब होता है एक ऑक्सीजन की कमी, इसी कारण ब्लड है अशुद्ध ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लड अशुद्ध रहता है, और शिराओं के अंदर हमेशा डीऑक्सीकृत ब्लड ही बहता है। इसका एक अपवाद है
जो शिरा होते हुए भी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, और वो होती है फुफ्फुसीय शिरा। कौन सी होती है वो? फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा है वो शिराओं का अपवाद है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जबकि बाकी सभी शिराएं अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। फिर आती है धमनी, यानी कि धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त यानी कि शुद्ध खून, जिसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, वो ऑक्सीकृत खून होता है, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो डीऑक्सीकृत होता है, यानी कि अशुद्ध खून होता है। तो धमनियों के अंदर शुद्ध खून बहता है हमेशा, जबकि अपवाद फुफ्फुसीय शिराओं का फुफ्फुसीय शिरा अपवाद थी, वैसे ही धमनियों में फुफ्फुसीय धमनी है वो एक अपवाद है जो शुद्ध खून का परिवहन ना करके अशुद्ध खून का परिवहन करती है। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जबकि बाकी सारी धमनियां हैं वो शुद्ध रक्त को लेके जाती हैं। इसी तरह फुफ्फुसीय शिरा है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जबकि बाकी सभी शिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अगर इन दोनों को अपन तुलनात्मक रूप से पढ़े तो अच्छा समझ सकते हैं, इसी कारण अपन इसको तुलनात्मक रूप में ही पढ़ेंगे। फिर आता है शिराओं में कपाट या वाल पाए जाते हैं। शिराएं हैं उनके मध्य कपाट और वाल पाए जाते हैं, और धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, क्योंकि धमनियों में खून है वो अंगों से हृदय के अंदर जाता है, तो प्रेशर कम, दाब कम होगा, और शिराओं में प्रेशर कम होता है, दाब का, ब्लड के दाब का, क्योंकि अंगों से हार्ट के अंदर ब्लड लेके जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है, तो इन पे तो दबाव ऊपर से उल्टा गुरुत्वाकर्षण का पड़ता है, तो धीरे ब्लड बहता है, और धमनियों के अंदर है वो ब्लड हमेशा फास्ट बहता है। इसी कारण इसके अंदर कपाट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि धमनियों में हार्ट से विभिन्न अंगों तक जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण इसके विपरीत नहीं है, इसकी दिशा में होता है, तो इसके कारण इसको कपाटों की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर फास्ट यानी कि अधिक दाब से रक्त बहता है। शिराओं में रक्त है वो रक्त है कम दाब से बहता है, जबकि धमनियों के अंदर रक्त अधिक दाब से बहता है। शिराओं में कपाट या वाल पाए जाते हैं, क्योंकि शिराओं के अंदर कम दाब से रक्त बहता है, तो इसके लिए इनके वाल होना जरूरी है, क्योंकि एक वाल के मध्य जब ब्लड आके इकट्ठा होता है तब वो वाल खुलता है, तब उसके अंदर ब्लड का प्रेशर है वो बराबर चलता रहता है, थोड़ा फास्ट होता है, तो इस दाब के लिए ये वाल पाए जाते हैं जो ब्लड का दाब बढ़ाने में सहायक होते हैं। और धमनियों के अंदर है वो अधिक दाब से ही बहता है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ही बहता है, जबकि शिराओं का ब्लड है वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत चलता है, इस कारण इसके अंदर वाल की ज़रूरत होती है। रक्तदान करते समय ब्लड है वो हमेशा शिराओं से लिया जाता है। जब भी अपन रक्तदान करते हैं तो हमारा ब्लड जो लेते हैं वो शिराओं से लिया जाता है, और 1 यूनिट ब्लड का मतलब होता है 300 ml, जो हमारे इंडिया के अंदर है, जो WHO ने निर्धारित किया है हमारे भारत के अंदर है, उसमें 1 यूनिट बराबर होता है 350 ml, यानी कि 350 ml, जबकि यही 1 यूनिट 420 ml होता है USA के अंदर।
यूएसए के अंदर। इंडिया के अंदर तो 385 होता है, जबकि यूएसए के अंदर होता है 420 ml। ब्लड बैंक में रक्त को 4.4 सेंटीग्रेड ताप के ऊपर संग्रहित किया जाता है। बहुत ही कम ताप के अंदर ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को रखा जाता है। इसका ताप होता है 4.4 सेंटीग्रेड पर संग्रहित किया जाता है। रक्त के अंदर एक हिपेरिन नाम का हिपेरिन पाया जाता है, जो रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, इसलिए इसे प्रतिस्पंदनकारी कारक भी कहा जाता है, क्योंकि हिपेरिन है वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। इसी के कारण हमारे शरीर के अंदर ब्लड है वो तरल रहता है, जमता नहीं है। इस कारण इसको प्रतिस्पंदनकारी कारक कहा जाता है। किसे? हिपेरिन को प्रतिस्पंदनकारी कारक कहा जाता है। नोट लगा के एक पॉइंट लिखिए। हिपेरिन का निर्माण यकृत में होता है। हिपेरिन है उसका निर्माण है वो हमारे यकृत के अंदर होता है। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण है वो हमेशा किडनी के अंदर, रक्त का शुद्धिकरण हमेशा किडनी के अंदर होता है। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति की किडनी खराब होती है तो वो डायलिसिस होती है, तो उसका डायलिसिस का मतलब होता है रक्त का शुद्धिकरण करना, जो कृत्रिम रूप से किया जाता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर जो प्राकृतिक रूप का एक डायलिसिस करता है वो है किडनी। किडनी के माध्यम से रक्त का शुद्धिकरण होता है। और हृदय का कार्य है वो सिर्फ इतना ही होता है कि रक्त को धक्का लगाना या रक्त को पंप करना हृदय का कार्य। हमारे शरीर के अंदर हृदय का सिर्फ इतना कार्य रहता है कि ये रक्त को धक्का या पंप करता है, बाकी इसका कोई कार्य नहीं होता है। रक्त का शुद्धिकरण हृदय के अंदर नहीं होता है। हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। सही है, हृदय वो शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, जो प्रतिस्पंदन 70 ml रक्त को धक्का या पंप देता है। प्रतिस्पंदन मतलब जब ये हार्ट है वो एक बार धड़कता है ना, तो उसके अंदर 70 ml रक्त को धक्का देता है और 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है। और उस एक धड़कन के अंदर ही ये 70 ml रक्त को धक्का देता है। ये हृदय का महत्वपूर्ण यही कार्य होता है, जो हर रक्त को धक्का देने का कार्य करता है। सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब है वो 120/80 mmHg होता है, जिसको स्फिनोमेनोमीटर से मापा जाता है। यानी कि जिसे अपन बोलते हैं बीपी मापना। बीपी हाई हो जाती है, यानी कि 120 से अधिक हो तो अपन हाई बोलते हैं, और 80 से कम हो तो इसे लो बोलते हैं। ये रक्त दाब होता है, बाकी अलग कुछ नहीं होता है। रक्त दाब को ही अपन बीपी का कम होना, रक्त दाब कम होना या अधिक होना, ये बीपी का हाई होना और लो होना कहलाता है। और जिससे हमारे डॉक्टर के पास जाते हैं और बीपी नापते हैं, उसी यंत्र को अपन ने सभी ने देखा है, उसी यंत्र को बोलते हैं स्फिनोमेनोमीटर, जिससे बीपी का मापन किया जाता है। लगभग सभी लोगों का ये देखा हुआ होता है, बल्कि अपन इसका नाम नहीं जानते, इतना ही होता है। तो इसका नाम होता है स्फिनोमेनोमीटर, जिससे बीपी हाई या लो देखी जाती है। बीपी मापने के काम में आता है। स्वस्थ व्यक्ति के हृदय दर है, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हृदय दर होती है वो होती है 72 प्रति मिनट। मतलब 72 प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट के अंदर 72 बार हृदय है वो पंप करता है। हमारा हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर
72 बार धड़कता है, यानी कि ब्लड को पंप करता है वो 72 बार, और एक बार जब पंप करता है उसके अंदर 70 ml रक्त को धक्का देता है। भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण है वो 3 अगस्त 1994 के अंदर 3 अगस्त 1994 के अंदर एम्स दिल्ली में डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा किया गया था। भारत के अंदर प्रथम हृदय रोपण 3 अगस्त 1994 में एम्स के अंदर दिल्ली में डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा किया गया था पहली बार। ईसीजी जो हृदय की कार्य प्रणाली को का पता लगाने के लिए एक की जाने वाली जांच होती है। ईसीजी क्या होती है? हृदय की कार्य प्रणाली है, हृदय कैसे कार्य कर रहा है, इसकी हार्ट सही है या नहीं, ये पता लगाने के लिए एक जांच की जाती है, उसी का नाम है ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसको की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। इसी तरह एक और जांच होती है ईईजी। क्या होती है? ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए उपयोगी होती है, या मस्तिष्क सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं इसका पता लगाने के लिए जांच की जाती है, वो ईईजी होती है। जबकि हृदय की कार्य प्रणाली का पता लगाने के लिए जो जांच की जाती है वो होती है ईसीजी। मानव हृदय का लगभग वजन होता है वो होता है 300 ग्राम। मानव के हार्ट का वजन होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है, और मनुष्य के अंदर बंद दोहरा और विकसित रक्त परिसंचरण पाया जाता है। मानव के अंदर है वो बंद दोहरा विकसित रक्त परिसंचरण पाया जाता है। रक्त परिसंचरण के एक चक्र में लगभग 90 सेकंड का समय लगता है, यानी कि ये रक्त है वो शरीर से शिराओं के माध्यम से हार्ट में, हार्ट से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर से हार्ट के अंदर आता है। ये एक चक्कर है वो पूरा करता है, उसके अंदर समय लगता है 90 सेकंड का। सर्कुलेशन का एक चक्र पूर्ण करने के अंदर समय लगता है 90 सेकंड का रक्त परिसंचरण। मनुष्य का हृदय वो 4 भागों में बंटा होता है। कितने भागों में बंटा होता है मनुष्य का हृदय? 4 भागों के अंदर, जो 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। 4 भाग यही होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। रक्त परिसंचरण को तंत्र को अपन अब देख रहे हैं, एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक अच्छा सा डायग्राम है हमारे पास, इससे समझते हैं। बहुत अच्छे से समझना, डायग्राम से अगर समझ लेंगे तो सबसे अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि बायोलॉजी डायग्राम पर ही सबसे ज़्यादा समझ में आती है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर है वो 4 भाग कार्य करते हैं ज़्यादा: धमनियाँ, शिराएँ, फेफड़े और हार्ट। पहली शिराएँ, फिर आती धमनियाँ, फिर फेफड़े और फिर हार्ट। और ये संचरण शुरू होता है शरीर से रक्त को महाशिरा है वो लेके जाती है रक्त को दाएं आलिंद के अंदर। दाएं आलिंद के अंदर हमेशा रक्त है वो अशुद्ध रहता है, क्योंकि महाशिरा संचरण कर रही है शरीर से, तो महाशिरा है यानी कि शिरा है। शिरा से तो हमेशा शिराओं के अंदर रक्त है वो अशुद्ध ही बहता है, और ये अशुद्ध बहता है, ये महाशिरा लेके जा रही है दाएं आलिंद के अंदर, तो दाएं आलिंद के अंदर हमेशा रक्त है वो अशुद्ध रहेगा, क्योंकि
हार्ट के अंदर यानी कि आलिंदों के अंदर तो कोई रक्त का शुद्धिकरण होता नहीं है, तो जैसा जाएगा वैसा ही वहाँ रहेगा। तो यहाँ शरीर से अशुद्ध रक्त है वो सिराओं के माध्यम से जा रहा है, तो दाएं आलिंद के अंदर हमेशा ब्लड है वो रहेगा अशुद्ध। और इसी तरह दाएं नीले के अंदर ही रक्त है वो रहेगा अशुद्ध। तो शरीर से महाशिरा है वो लेके जा रही है रक्त को दाएं आलिंद के अंदर, और दाएं आलिंद से एक दाएं आलिंद से ब्लड है वो जाता है दाएं नीले के अंदर, जो त्रिवर्णी कपाट के माध्यम से होके ब्लड है वो जाता है नीले के अंदर। फिर नीले से फुफ्फुसीय धमनी, वैसे तो धमनियों के अंदर ब्लड है शुद्ध बहता है, लेकिन ये फुफ्फुसीय धमनी है वो एक अपवाद है। इसी कारण दाएं नीले से ब्लड को लेके जाती है फुफ्फुसीय धमनी फेफड़े के अंदर। दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी लेके जाती है ब्लड को फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों के अंदर शुद्धिकरण होने के बाद ब्लड है वो फिर से फुफ्फुसीय शिरा लेके जाती है ब्लड को बाएं आलिंद के अंदर। तो बाएं आलिंद के अंदर ब्लड है वो कैसा रहेगा? शुद्ध, क्योंकि फेफड़ों के अंदर ब्लड का शुद्धिकरण होता है, और शुद्धिकरण फेफड़े के अंदर होकर के फिर ये फुफ्फुसीय शिरा, तो अपन कह देंगे शिराओं के अंदर तो ब्लड है वो अशुद्ध रहता है, तो फिर यहाँ शुद्ध कैसा है? तो ये फुफ्फुसीय शिरा है, ध्यान रखना, जो एक अपवाद है शिराओं का जिसमें ब्लड है हमेशा शुद्ध रहता है। तो ये फेफड़ों से शुद्ध ब्लड को लेके आएगी फुफ्फुसीय शिरा बाएं आलिंद के अंदर। तो बाएं आलिंद और बाएं नीले के अंदर हमेशा ब्लड रहेगा शुद्ध। तो फुफ्फुसीय शिरा है वो लेके आ रही है शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद के अंदर। बाएं आलिंद से फिर द्विवर्णी कपाट पाए जाते हैं बाएं आलिंद और नीले के बीच में। तो ये द्विवर्णी कपाट के माध्यम से ब्लड है वो फिर आता है बाएं नीले के अंदर, जो बाएं नीले के अंदर भी ब्लड रहता है शुद्ध, और शुद्ध ब्लड बाएं नीले से फिर महाधमनी के माध्यम से, महाधमनी के जरिए ये ब्लड शुद्ध है वापस से शरीर के अंदर जाता है। और ये एक पूरा चक्र पूर्ण होने के अंदर वक्त है वो लगता है 90 सेकंड। शरीर से रक्त महाशिरा से होके जाता है दाएं आलिंद के अंदर, दाएं आलिंद से जाता है दाएं नीले के अंदर, दाएं नीले से जाता है फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों से होता है शुद्ध, और शुद्धिकरण होने के बाद रक्त जाता है फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले से वापस आ जाता है शरीर के अंदर। तो ये पूरा एक चक्र होता है, और इस चक्र को पूर्ण करने में वक्त लगता है 90 सेकंड। ये पूरा रक्त परिसंचरण चलता रहता है शरीर के अंदर, 90 सेकंड के अंदर पूर्ण होता है एक चक्कर। फिर दाएं आलिंद के अंदर एक पेस मेकर यानी कि एसएन नोड पाया जाता है, जो बिंदु के रूप में होता है, उसे अपन पेस मेकर या एसएन नोड बोलते हैं, जो हृदय का हृदय कहलाता है। यानी कि हृदय का हृदय किसे कहते हैं? तो वो पेस मेकर होता है। और इसकी बैटरी है वो हमेशा बनी होती है लिथियम की। एसएन नोड पेसमेकर, जिसे पेसमेकर या हृदय का हृदय भी कहा जाता है, और ये कृत्रिम पेसमेकर की बैटरी होती है वो बनी होती है लिथियम की। जो किसी को अगर हार्ट का, अपन बोलते हैं मारवाड़ी में, हार्ट का झटका आ गया या हार्ट की तकलीफ होती है, तो उसके अंदर जब एक पॉइंट बिठाए जाते हैं जिसे अपन, जो कृत्रिम पेसमेकर का ऑपरेशन होता है, तो तब ये कृत्रिम पेसमेकर ही बिठाया जाता है, और इसकी बैटरी बनी होती है वो हमेशा लिथियम की बनी होती है। कृत्रिम पेसमेकर की बैटरी लिथियम की बनी होती है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने से पहले इस बैटरी को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि अगर ये अंदर रहेगी तो इसका ब्लास्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे, अगला नया टॉपिक लेके आएंगे। अगला नया टॉपिक हमारा रहेगा ग्रंथियाँ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।